नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवींद्र और आज बात करेंगे हम S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की। रूस ने भारत को S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी शुरू कर दी है। S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जिसका पहला रेजिमेंट सेट भारत पहुंचा है। पहले रेजिमेंट सेट के सभी उपकरण और बाकी सब कुछ इस साल के आखिर यानी कि दिसंबर तक पहुंच जाने हैं और S-400 मिसाइल की खासी चर्चा है दुनिया भर में। असल में साल 2018 में भारत ने रूस से 5 S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के सौदे पर हामी भरी थी। S-400 रूस का बेहद आधुनिक मिसाइल सिस्टम है। कई लोग और कई डिफेंस एक्सपर्ट इसकी तुलना अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम से भी करते हैं। भारत और रूस के बीच सौदा 5.43 अरब डॉलर में हुआ और ये वही सिस्टम है जिसका सौदा करने पर ट्रंप प्रशासन ने दिसंबर 2020 में तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिका ने भारत और रूस के बीच हुए सौदे पर भी सवाल उठाए थे और एक तरीके से कहा था कि वो उससे दूर रहे। अब सवाल यह कि भारत अपनी जरूरतों के लिहाज से जब रूस के साथ ये सौदा कर लिया है और इस सिस्टम की आपूर्ति शुरू हो चुकी है, तो क्या अमेरिका करेगा? क्या अमेरिकी नियमों के मुताबिक वो भारत पर प्रतिबंध की तरफ आगे बढ़ेगा? और इस डर या इन प्रतिबंधों के सवाल के साथ भारत ने रूस के साथ एक बार फिर से इस सिस्टम को खरीदने के लिए अपने कदम आगे क्यों बढ़ाए? क्या भारत वापस एक बार फिर रूस के साथ जो सैन्य समझौते और सैन्य साजो सामान की आपूर्ति होती थी, जो कि बीच में कुछ कमजोर या धीमी पड़ी, उसकी तरफ फिर से बढ़ रहा है? या भारत अब स्वतंत्र तरीके से अपनी जरूरतों के लिहाज से अलग अलग देशों के साथ अलग अलग समझौते करने की तरफ बढ़ चुका है? ये कई अहम सवाल हैं जिनके हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने 3 बेहद खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ मेजर जनरल पी.के. चक्रवर्ती साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर राजीव नयन जी हैं, सीनियर रिसर्च एसोसिएट पेडसा से, आपका स्वागत है। और पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुनाथ सर जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत तो मैं करना चाहूंगा चक्रवर्ती सर आपसे, क्योंकि इस सिस्टम की पहले तो जरूरी है समझना हमारे दर्शकों के लिए कि आखिर ये S-400 इतनी चर्चा, इतनी डिमांड और दुनिया के तमाम ताकतवर देश इसे लेने की तरफ बढ़ रहे थे। हालांकि कुछ ही देशों के बीच ये सौदा हुआ और सौदे में हमें यह भी याद रखना होगा कि अमेरिका के प्रतिबंधों का खतरा लगातार बना रहता है क्या ये 400? देखिए, सबसे पहले मैं बिल्कुल क्लियरली बताना चाहता हूँ, हम लोग जब हथियार खरीदते हैं हमारे देश के लिए, हमारे इंटरेस्ट देखते हैं। हमें भारत एक बड़ा इम्पोर्टेंट देश है पूरा विश्व के लिए, सिर्फ एशिया के लिए नहीं, और उसकी ज़रूरतें उसके इंटरेस्ट के मुताबिक हैं। और एक चीज़ में हम विश्वास करते हैं, वो है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। और जैसे आपने बड़े स्पष्ट तरीके से बताया कि हमारे पास हर देश के हथियार है। अभी $15 बिलियन का तो हमारे पास अमेरिकन इक्विपमेंट है। मैं खुद अल्ट्रालाइट हाउसर का नेगोशिएशन कर चुका हूँ। इतने सारे एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स से, रूस से आ रहे हैं, कई देशों से, इजराइल से आ रहे हैं। तो इसलिए तो हम तो इस तरह से नहीं देखते हैं कि इससे ये लेना है, हम वेपन का काबिलियत देखते हैं। अभी हमारे ज़रूरत क्या है? अभी फ़िलहाल आप अगर S-400 को लें, हम इसके बारे में देखें तो हमें मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अभी जो फ़िलहाल एयरक्राफ्ट जो हमारे दुश्मन के पास या हमारे पास या जिसके पास भी हो, वो जो है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लस अभी फ़िलहाल ही आपका जो लड़ाई हुआ है 2020 में आपका अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में, उसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, जैसे सऊदी अरेबिया में इस्तेमाल किया गया। तो इन सब के अभी पाकिस्तान भी कई बार ड्रोन्स का इस्तेमाल पंजाब में कर चुका है, जम्मू में कई बार ड्रोन्स घुसे हैं। तो इसके बरखिलाफ हमारा क्या जवाब है? तो एक वेपन सिस्टम होना चाहिए। उसकी ज़रूरत है क्या? मैं दोबारा बड़ा आसानी से बोल रहा हूँ। सबसे पहले हमें एक सर्विलेंस सिस्टम चाहिए, यानी बहुत अच्छा रडार सिस्टम। जब मैं S-400 का बात कर रहे हैं, हमें सिर्फ जो है, हमें एक पैनोरामिक रडार भी इसके साथ आ रहा है, जो कि तकरीबन, अगर डिपेंड करता है कितना स्पीड पे एयरक्राफ्ट चल रहा है और किस अल्टीट्यूड पे है, तकरीबन 600 किलोमीटर तक आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन दे सकती है। क्योंकि अगर आपने इसे जो है हवाई ताकत के साथ इस्तेमाल करना है, 2 चीज़ें माहिर हैं। एक तो टारगेट को पहले लोकेट करना,
लोकेट करने के बाद सही मिसाइल का इस्तेमाल करना, और तीसरा चीज़ इसको डिस्ट्रॉय करना। ना S-400 में ये काबिलियत है। मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं देना चाहता हूँ, कितना टारगेट्स ये एट ए टाइम लोकेट कर सकता है, कितना टारगेट्स एट ए टाइम एंगेज कर सकता है, और इसकी काबिलियत जो है से इतना आप जान सकते हैं कि 40 से लेकर 400 किलोमीटर इसके अलग अलग सिस्टम्स हैं, और ये मतलब इट गिव्स यू अ वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस, और आप मल्टी लेयर्ड डिफेंस से कर सकते हैं। लेकिन सर एक सवाल जो यहाँ पे मैं एक आम दर्शक या आम हिंदुस्तानी के नजरिए से, क्योंकि हम जब भी इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं और पिछले करीब 20 वर्षों में हमारे कई जो रक्षा संस्थान हैं उन्होंने तकनीक विकसित की है और हमने काफी कुछ खुद प्रोड्यूस करना शुरू किया है। S-400 की कंपैरिजन में क्या हमारे पास उस तरह की तकनीक या जो हमारे पास अब तक डिफेंस सिस्टम हमने डेवलप किए हैं उसके एट पार नहीं थे? हमें क्यों 40,000 करोड़ रुपए खर्च करके किसी देश से ये सिस्टम मंगाना पड़ रहा है? आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। देखिए, ये जो शर्ट मैं पहना हूँ आज ये भारत में बन रहा है, बट जब मैं छोटा बच्चा था, आप यकीन नहीं मानोगे, एक पेंसिल भी विदेश से आता था। तो पहले जो है टेक्नोलॉजी, उसको जो है आपको टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा, उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। मैं आपके लिए बोफोर्स गन इंडिया में लाया हूँ, उसके बाद मैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स लाया हूँ, वो अभी इंडिया में बनने लगे हैं। बोफोर्स गन का भी आप लीजिए, धनुष बनने लगा है, एटैक्स बनने लगा है। आप अगर यूएवी ले तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो हम इसराइल से लाए वो थे। अभी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वो रशिया का बन रहा है, अभी हम भी मिसाइल बना सकते हैं। बट पहले तो टेक्नोलॉजी मिलना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए, आज भी इंडिया में हम इंजन नहीं बनाते हैं, ना चाइना में इंजन बनाते हैं। हर एक इंजन, क्योंकि इंजन आप बनाने जाओगे तो फिर आपको इतना टाइम लग जाएगा कि आप जो है इंजन ही बनाते रहोगे। तो आप अगर महिंद्रा से बात करोगे वो बोलेगे इंजन हम बाहर से ले लेते हैं। यही तरीका है। आप अगर एप्पल कंप्यूटर लो, 85% पार्ट्स आपका चाइना में बनता है, बट बेसिक जो है आपके इंटीग्रेशन वो अमेरिका होता है। बोइंग एयरक्राफ्ट लीजिए, 90% पार्ट्स आपको विदेश में मिलता है, बट अल्टीमेटली जाके आपका वहाँ पे मिलता है। तो हमारा लास्ट चीज, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने एक बहुत अच्छी चीज बोला है, कोई भी चीज लाने के लिए पहले हमें विदेशी लाने पड़ते हैं छोटे क्वांटिटी में, उसके बाद देसी शुरू कीजिए। चाहे वो शर्ट हो, चाहे मारुति गाड़ी हो, सबसे पहले विदेशी चीज आएगा। ओके अनिल सर, तो जैसे कि चक्रवर्ती साहब ने कहा कि जरूरत भारत की क्या है और इसकी खूबी क्या है, ये तो हमने समझा, लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि जब S-400 की डील हो रही थी तब से लेकर अब तक अमेरिका का जो रुख है, क्योंकि हमने देखा था कि इससे पहले भी जो काटसा का उनका रूल है, एक्ट है, उसके तहत प्रतिबंधों की बात सीधे तौर पर आ जाती है। अमेरिका को नाराज करते हुए रूस के साथ इस सौदे में आगे बढ़ना, ये क्या संकेत है अगर मैं राजनयिक रणनीतिक नजरिए से समझना चाहूं? देखिए, ये सबसे बड़ा संकेत इसका ये है, और जैसा जनरल साहब ने कहा कि हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये है कि हमारे देश के लिए क्या चीज़ ज़्यादा उचित है, क्या हमारी डिफेंस के लिए कौन रिलायबिलिटी किस तरह की रहेगी। अब आप देखेंगे काटसा जो था ये बेसिकली 2017 में आया था, हमने ये एग्रीमेंट साइन करा 2018 में, और जैसा कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात हुई है वो भी एक बड़ी जायज़ सी बात है। तो चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे इजराइल है, चीन है, जितने भी मुल्क हैं जो दुनिया में आज असला बेचते हैं दूसरे मुल्कों को और जो खरीदते हैं, तो उसमें देखने की बात यह है कि भारत एक बड़ा देश है, इसको बड़ी सीमाएं हैं, दो दुश्मन आसपास हैं और तरह के थ्रेट्स हैं, तो उन सबको किस तरह से वो कंट्रोल कर पाएगा। देखिए, कॉस्ट भी, कैपेबिलिटीज, ये सारी चीजें उस वक्त में काउंट होती हैं। अब ये रफली अबाउट हाफ कॉस्ट का है जो पेट्रियट के मुकाबले जो अमेरिकन सिस्टम है। दूसरी चीज ये है, आप देखें तो अमेरिका में जो है वो डिफेंस इंडस्ट्री ड्रिवन देश है, चाहे वो कनेक्टिकट से कैलिफोर्निया तक उनकी डिफेंस लॉबी इतनी स्ट्रांग है, तो वो ये नहीं चाहते हैं किसी भी तरह से, या भारत की जो बड़ी इसको डिफेंस पाई कहूँ तो, कि उसमें मैक्सिमम हिस्सा उनका रहे, और ये बहुत बढ़ भी गया है काफी हद तक बिकॉज ऑफ उनका टेक्नोलॉजी की वजह से। लेकिन भारत को एक रिलायबिलिटी भी चाहिए होती है, और ये सबके साथ में खास तौर से जो बड़े देश हैं जो हमेशा हमारे साथ रशिया जैसे खड़े रहे हैं, उनके साथ में किस तरह का, और हमें यूज टू हैं रशियन इक्विपमेंट के काफी कुछ डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चल रही है। तो मैं ये समझता हूं कि भले ही अमेरिकन इस बात को जानते हैं कि भारत का 70% लगभग जो आज कम हो गया है कुछ, वो डिपेंडेंसी रशियन इक्विपमेंट के ऊपर है, तो उसको ओवरनाइट आप नहीं हटा सकते हैं, और ना ही हटाने की मैं समझता हूँ जरूरत है।
जो पुराने जमाने की कहावत है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, वो बड़ी पूरी तरह अप्लाई होती है और वो चीज़ आप हर जगह देख सकते हैं उन मुल्कों के बिहेवियर के हिसाब से। तो मेरा मानना यह है कि हमने हर बात, जब भी अमेरिका ने ये कोशिश करी है कि भारत इसको ना खरीदे या कैंसिल कर दे, हमने हमेशा उनको ये समझाने की कोशिश की कि ये हमारे जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट में है और नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि है भारत के लिए, और इसलिए उनको समझना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ वहाँ पे सेनेटर्स जो हैं आजकल, वो और रिपब्लिकन पार्टी खास तौर से वो क्रॉस पार्टी सिस्टम है, वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया को एग्जेम्पशन दिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम अभी इसके बाद आई, क्योंकि इस बार अभी प्रेसिडेंट पुतिन आने वाले हैं दिसंबर 6 को, तो उससे पहले एक एटलीस्ट 1 और 2 सिस्टम शुड बी रेडी। तो वहां पर क्या होगा कि अब आगे ये तो और नेक्स्ट स्टेप आ गया है, S500, S550, ये सब सिस्टम्स के ऊपर बात होगी। तो वहां पर हम किस तरह उसको आगे लेके जाएंगे, ये देखने की बात है। लेकिन अगर मैं कहूँ बिल्कुल ब्लैटेंट टर्म्स में, तो देखिए अमेरिका हो चाहे रशिया हो, वो अपने ये डिफेंस इंडस्ट्री के लिए, भारत उनके लिए एक बहुत बड़ा कस्टमर है। और जब तक हम खुद हिंदुस्तान अपने इस मार्केट को पूरी तरह स्ट्रेटेजिकली लेवरेज करना नहीं सीखेगा, तब तक आप ये लाइंग बिटवीन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, तो उसको हमें जो है पूरी तरह से लेवरेज करना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा वो है, देखिए कोई भी मुल्क, मैं कहता हूँ अपने कई दोस्त जो ऐसे हैं कि जिनके कंट्रीज ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, मैंने कहा आप ऑयल पियेंगे तो है नहीं, खुद बेचना तो आपने है ही है। सेम थिंग है इन सब, चाहे वो अमेरिका हो चाहे रशिया हो, इक्विपमेंट बनाते हैं तो मार्केट में है, वो सेल करेंगे, लेगा कौन? लेने वाले। जो आप कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत जिस तरीके से एक बड़ा बाजार है और उन उत्पादक देशों के लिए जो कि डिफेंस के बड़े इस तरीके के सिस्टम को मैन्युफैक्चर करते हैं, चाहे वो रूस हो या फिर अमेरिका हो, ऐसे में डॉक्टर राजीव जी, भारत की नेगोशिएटिंग पावर इस दौर में ज्यादा मजबूत है पहले के दौर, यानी 2-3 दशक पहले के उससे अगर कंपेयर करें, और अब जो मैं कहूं कि एक खरीदार की भूमिका है वो बेचने वाले से कहीं ज्यादा बड़ी है, और उसके हिसाब से नेगोशिएशंस और जो अमेरिका जैसे देश हैं उनको समझना होगा और समझेंगे वो। देखिए निश्चित ही समझेंगे। मैं थोड़े सा, अभी आपने बात की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की और भारत एक बाजार के रूप में, भारत एक बाजार के रूप में था, क्योंकि जैसा सब बात कर रहे हैं कि हमारी 70 से लेकर 70 के ऊपर भी हमारी जो आश्रित होने की जो क्षमता थी उसमें रूस पे थी, और डिपेंडेंसी जो हमारी जो थी उस पर रूस के ऊपर थी। हमने उसे कट करना चाहा और हमने काफ़ी कुछ कट किया। अभी 49% के आसपास, 49% के आसपास है, यह बात सत्य है। देखिए ज्यों ही शीत युद्ध समाप्त हुआ त्यों ही एक धारणा आई, एक ट्रेंड आया कि डाइवर्सिफिकेशन, जैसे सम्मिश्रण हथियारों का प्रत्येक देश करेगा, क्योंकि वह जो वैचारिक और आइडियोलॉजिकल जो एक बैगेज था, या जिसे कहते हैं एक भारी भरकम जो इसको दबाव था, वह समाप्त होता प्रतीत हुआ। लेकिन करीब करीब 1 दशक तक वो बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया। तो लोगों को लगा कि जो एक अवधारणा थी वो गलत थी, उससे बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन एकाएक हुआ क्या कि अमेरिका से हमारे चाहे बाकी राष्ट्रों के भी, कई राष्ट्रों के शुरुआत हुई, क्योंकि इंटर ऑपरेबिलिटी, चाहे जो हैबिट जिसको कहते हैं, जैसे अभी बात हुई, हैबिट थी वो जा नहीं रही थी। एकाएक धीरे धीरे हमारी हैबिट हो गई, और अब एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए हमने अमेरिका चाहे वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ देखना शुरू किया, और हमने प्रोक्योर करना भी शुरू किया। कई हमने, जैसे राफेल फ्रांस से किया, पहले भी हम खरीदते थे। अमेरिका से कई हेलीकॉप्टर्स हमने खरीदा, कई खरीदे, और एडवांस सिस्टम आए। अमेरिका ने पैट्रियट ऑफर भी किया, हमने नहीं खरीदा, हमने उसे इंडिजिनसली डेवलप करना शुरू किया। तो आज हम क्यों S-400 2016 में जो हुआ था, 2018 में फॉर्मल एग्रीमेंट हुआ था, क्यों किया? क्योंकि हमारी एयर गैप थी। ये एक ऑल इन वन, जैसा कि चक्रवर्ती साहब ने कहा कि आप इसे बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर एंटी एयरक्राफ्ट से लेकर क्रूज, अभी तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे हाइपरसोनिक में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बात आई है, क्योंकि अभी जो अमेरिका पूरी तरह से एक कैंपेन छेड़ा था हाइपरसोनिक के खिलाफ, जिसमें कि रूस और चीन को टारगेट करा था, क्योंकि उसे भय था कि कहीं उनका जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो कमजोर न पड़ जाए हाइपरसोनिक से। क्योंकि हाइपरसोनिक जो अभी उभर कर आ रहा है, जो ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में हाइपरसोनिक वेपन को माउंट किया जाएगा, छोड़ा जाएगा, उसकी स्पीड जो होगी, स्पीड और रेंज होगा ICBM का, और जो स्पीड होगी सो उसकी होगी हाइपरसोनिक की होगी।
तो बड़ा ही खतरनाक एक स्थिति बनते जा रही थी, तो काफी भयभीत है। लेकिन S-400 आपको उसके लिए भी माना जाता है कि उसकी इतनी जबरदस्त क्षमता है। और यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब अति आधुनिक, मैं यहाँ पर जोर दे रहा हूँ, अति आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल रिलेटेड टेक्नोलॉजी का जब आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो अभी भी अमेरिका के पास रिस्ट्रिक्शंस है और रूस उस रिस्ट्रिक्शंस को नहीं मानता है। आपको सारे सिस्टम्स को अपने इंडिजिनसली हमने जो भी था डेवलप किया और हमारी सप्लाई चेन काफी मजबूत हुई। तो अभी बड़ा ही रिवर्स ऑर्डर में डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। जब ट्रेंड हो रहा है कि अब रशिया से दूर हो रहा है, अमेरिका के प्रति हम आश्रित होते जा रहे हैं, तब हमने एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए, जिसके लिए कि हम अमेरिका के पास जाते थे, वेस्टर्न कंट्री के पास जाते थे, आज के दिन में उस आवश्यकता को रूस पूरा कर रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा, जिसे कहते हैं ना, सामरिक महत्व है। और जैसे हम कहते हैं कि एक, जैसे अभी अनिल साहब ने बोली बात कि रूस हमेशा से एक ट्रस्टेड, जिसके अगर टाइम टेस्टेड, आश्रित हो जाने वाला, कभी भी आपको धोखा नहीं देगा कि हाँ भाई वहां के डायनेमिक्स आ गई, वहां के कांग्रेस में, हो सकता है अमेरिका भी नहीं है, अमेरिका को मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वहां की जो, जिसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो नीति कारक तत्व रहते हैं, उसमें इतने ज्यादा डायनेमिज्म है, इतने ज्यादा डाइवर्सिटी है कि वो नहीं चाहते हुए वहां का अमेरिकन प्रेसिडेंट को कई बार उसे झुकना पड़ जाता है वहां से। तो वो बात आपको रूस के साथ नहीं है। और ये देखिए, एक और जो महत्वपूर्ण बात हुई है भारत का, मैं कहता हूं कि विदेश नीति में एक बड़ा ही अच्छा परिवर्तन आया है कि बीच लग रहा था कि अमेरिका ही है सब कुछ, बाकी देश नहीं है। आज रूस की भूमिका को भी हम सराह रहे हैं और आवश्यकता है हमारी। आज अफगानिस्तान में कुछ घटनाएं घट रही हैं या एशिया में हो रहा है, तो अमेरिका अपने आप को दूर भाग चुका है। तो हमें रूस के साथ मिलकर न केवल अपने आसपास पड़ोसी देशों में, वरन एवं पश्चिम एशिया के देशों में आपको एक समझ बनानी होगी रूस के साथ। तो इस तरह के जो बातचीत होती है, तो इससे हमारी टेक्नोलॉजी जो आगे की बात है वो भी काफी महत्वपूर्ण, इसमें महत्व मिलेगा और सामरिक क्षेत्र में महत्व मिलेगा। चक्रवर्ती साहब, दो चीजें मैं समझना चाहूंगा, और क्योंकि एक ये कि पिछले कुछ वर्षों में जो जरूरतें थी, जिसका जिक्र डॉक्टर राजीव ने किया, कि किस तरीके से अगर हमें फाइटर प्लेन चाहिए तो हम एक अलग कंट्री के साथ टाई अप करते हैं, हमें कोई दूसरा डिफेंस सिस्टम चाहिए तो हम रूस के पास चले जाते हैं, कोई हमें तीसरी चीज चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, तो हम फ्रांस और जर्मनी की तरफ चले जाते हैं। तो यानी कि अब जो जरूरत और जो हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे होंगे देश, हम उसके साथ डील करेंगे, ना कि किसी एक पर निर्भरता को। ये जो चेंज ओवर है, ये जो रणनीतिक बदलाव है, ये हमारे डिफेंस की जो जरूरतें हैं और जो, जिसको आपने कहा कि पहले हम लें उसके बाद खुद उसको तैयार करें, उसको कितना सही तरीके से पूरी कर रहे हैं? देखिए, मैं ये जो प्रोसीजर है, डिफेंस में कोई भी चीज़ ना कल सुबह तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा क्या डिफेंस के साथ, जब मैं खड़गवासला ज्वाइन किया 1968 में, अभी 53 साल चल रहा है और मैं बहुत नज़दीकी से डिफेंस को देख रहा हूँ। सिर्फ मेरा ही नहीं, बल्कि चीन को, पाकिस्तान को, अमेरिका को। मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि हमें छोड़िए, यूनाइटेड स्टेट्स भी सारे विश्व के ऊपर डिपेंड करता है, हर चीज़ के लिए वो डिपेंड करता है। ये टाई भी जो है ट्रम्प पहनता था, हिलरी क्लिंटन ने बोला ये चाइना में बना है अपना इलेक्शन कैंपेन में। तो हमें हर कंट्री के ऊपर देखना है कहाँ से क्या मिलेगा, और हमें ये चीज़ लेना है और इंटीग्रेशन हमने करना है। हमारे जो मतलब जैसे हम एक कपड़ा खरीदते हैं एक दुकान से और एक टेलर के पास जाके उसे कस्टमाइज कराते हैं, उसी तरीके से हम देखिए, हम एवैक्स का जो है, आप IL-76 के ऊपर आपने एम्ब्रायर का ये जो है बॉडी भी लिया है, आपने IL-76 लिया है और इजराइल को दिया है आपने एवैक बनाने के लिए। उस तरीके से हमें सामान जो है वो कहीं से कुछ मिलेगा, कहीं से कुछ मिलेगा, पर दिमाग जो है इंडियन का मिलेगा। और आखिरी चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, आप देखिए, आप अगर इंडियन ले, अभी US का सबसे बड़ा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है डार्पा, जो कि डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। आरती प्रभाकर, उसका जन्म हुआ है नागपुर में, उसमें 144 लोग जो है इंडियन ओरिजिन के हैं। तो पूरा लीजिए, अमेरिका में भी आपका जो वाइस प्रेसिडेंट से लेकर आरती प्रभाकर तक
सारे इंडियन दिमाग बैठा हुआ है। तो जहाँ पे आप इस्तेमाल करना चाहिए, आप कल राजीव नारायण साहब का इस्तेमाल कीजिए या उनका इस्तेमाल कीजिए। तो भारतीय फौज, मैं एक अमेरिकन जो है एक स्कॉलर आया था मेरे पास और बोला, आप लोग फौज में इजराइल के बारे में कहाँ से पढ़ते हो? भारतीय फौज तो अपना खुद का टास्क में। तो मैंने पूछा उनको, आपको क्या लगता है कि हम लोग सिर्फ जो है किसी का कोई नज़र नहीं रखते हैं? एक भारतीय फौजी ऑफिसर को बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है, Right, sir. उसको हर बात। तो हम देखते रहते हैं कौन सा इक्विपमेंट क्या है, क्या अच्छा है क्या नहीं है। मैं खुद स्वीडन में जाके बोफोर्स गन लेके आया हूँ, उसके बाद हम रशिया गए हैं, हम स्मर्ट सिस्टम लाए हैं, इसराइल से हम यूएवी लाए हैं, फिर उसके बाद हम ब्रह्मोस सिस्टम जो है वो नेवी से का प्रोजेक्ट था वो रशिया से लेके आए। कुछ लोग लेकिन सर ये कहते हैं कि मैं इसमें बहुत मेरी विशेषज्ञता नहीं है, आप समझा पाएंगे। बोलिए सर। कि जिस तरीके से हम जब बाहर से कोई भी सिस्टम डिफेंस के इक्विपमेंट लेते हैं, अपग्रेडेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये बड़े चैलेंजेस पहले रहे हैं, ये कैसे अब बदल रहे हैं और या इसे कैसे बदलने की जरूरत है? इसमें कोई चैलेंज आपको लगता है? देखिए, ये बिल्कुल सही चैलेंजेस है। अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, या मैं एक और अभी लेटेस्ट वर्ड यूज करता हूँ, को डेवलपमेंट एंड कैचअप। ये दीज आर द वर्ड्स। एंड फाइनली आते हैं इनोवेशन। ये एक प्रोसेस है। एंड जैसे आई थिंक राजीव साहब ने बिल्कुल करेक्टली बोला है, वी आर नाउ रीचिंग, वी हैव ऑलरेडी क्रॉस द कैचअप स्टेज, हम इनोवेशन स्टेज में जा रहे हैं। अभी हमारे पास ये एमएसएमई है, वो जो है कोई भी टेक्नोलॉजी को लेकर स्क्रैच से शुरू कर सकते हैं। सिर्फ उनको पैसा चाहिए, समय चाहिए, आप दे दीजिए कोई भी टेक्नोलॉजी, और आखिरी थोड़ा गाइडेंस चाहिए, थोड़ा हैंड होल्डिंग चाहिए। मैं उसे हिंदी में नहीं बोल पा रहा हूँ, बट उसका हाथ आपको पकड़ के यू हैव टू पिक हिम अप एंड उसको जो है, जैसे ओबामा बोलते हैं, किसी को भी अगर ऊपर करना है, बच्चे को अगर खड़ा होना है तो उसका माँ उसको गोद में लेता है। Support system उसको देना पड़ेगा। सपोर्ट सिस्टम। Right. गवर्नमेंट has started picking up the MSME. I'm very happy to say, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। So we are getting the technology. अभी आप देखिए, आपके जो कार चल रहे हैं, आपके एयरक्राफ्ट चल रहे हैं, everything is of the latest technology. ओके अनिल सर, क्योंकि पुतिन साहब की भारत यात्रा भी है दिसंबर में, और उससे पहले यहाँ पर S-400 का पहुंचना, क्या आपको लगता है कि वापस जो, जैसे कहा कि हथियारों का जो व्यापार जो कुछ कमजोर या कम हुआ पिछले कुछ वर्षों में रूस के साथ में, वो वापस इस यात्रा के साथ या S-400 की सप्लाई के साथ कुछ नए टारगेट्स अचीव करने की बात होगी? और इस यात्रा के साथ अमेरिकी नाराजगी क्या बढ़ सकती है, या फिर वहां से कुछ दूसरे इक्विपमेंट्स की सप्लाई या उसकी ट्रेड को लेकर भारत पर दबाव हो सकता है? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कंपैरिजन है कि प्रेसिडेंट पुतिन दूसरी बार अपने देश से बाहर निकल रहे हैं कोविड पीरियड के दौरान। पहली बार जब वो गए तो वो बाइडेन साहब से मुलाकात करने जिनेवा गए, और दूसरी बार अब भारत आएंगे। तो जहाँ तक ये देखिए, आजकल जो डिप्लोमेसी का है, चाहे वो डिफेंस डिप्लोमेसी कहिए या दूसरे नॉर्मल डिप्लोमेसी की बात कहें, तो ये बड़ा हाईएस्ट लेवल पे होती है। तो हुआ ये कि जब आएंगे, प्रेसिडेंट पुतिन आए, चाहे प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ मुलाकात हो, जब भी ये सब चीज़ें होती हैं तो आप देखेंगे कि ये बड़े बड़े जो हाई टिकट और आइटम्स हैं उन सब के बारे में जरूर डिस्कशन होता है। और हमारा रशिया के साथ जो है, मैं समझता हूँ कम से कम 50 या 60 ऐसी मैकेनिज्म्स हैं जिसमें एक कांस्टेंट प्रोग्रेस होती रहती है, और कब हमें क्या चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो चीज़ें वो प्रोड्यूस करते हैं सब चीज़ हम लें। और जैसा आपने बताया कि 70 से 49% जो एक सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक है, तो ये जो है आप इसको डेफिनेटिव भी नहीं कह सकते हैं कि कॉन्शियसली हमने कम किया है। इसका मतलब ये है कि आपका डाइवर्सिफिकेशन होता जा रहा है। दूसरी चीज़ के आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो एडवांस टेक्नोलॉजीज के हिसाब से, न्यू वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज के हिसाब से किस तरह कहाँ से मीट करेंगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं समझता हूँ कि खाली ये जरूर चर्चा जरूर इस बात पे होगी कि अब इसके बाद S-400 के ऊपर, क्योंकि चीन भी अब इंटरेस्टेड है S-500 में, S-550 में, तो क्या उसमें भारत उसको आगे बढ़ाएगा इस चीज़ में, ये हो सकता है। दूसरा, 5th जनरेशन के ऊपर, फाइटर्स के ऊपर में डिस्कशन चल रहा है काफ़ी दिनों से, उसके बारे में बात हो सकती है। डिफेंस, न्यूक्लियर, स्पेस, इन तीनों चीज़ों में भारत और रूस का काफ़ी प्रबल, मैं कहूँगा, कोऑपरेशन रहा है, और आगे बढ़ने के उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये सारी चीज़ों में हम देखेंगे कि काफ़ी जो स्ट्रेटेजिक डोमेन में डिस्कशंस होते हैं वो जरूर होंगे। उससे देखिए, अमेरिका
तो नेचुरली चिंतित तो होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं जहाँ तक समझा हूँ, बिल्कुल कॉमन मैन्स पार्लेंस में इसको कहते हैं कि उनको हिसाब ये है कि अगर आप उससे $5 का सामान ले रहे हैं तो मुझसे भी $5 का लीजिए। ये एक सिचुएशन वो क्रिएट कर देते हैं इन द मोस्ट बेसिक टर्म्स। लेकिन अब उस चीज को हम किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, निभाएंगे। देखिए, भारत आज अगर क्वाड का मेंबर है तो भारत ब्रिक्स का मेंबर है, भारत रिक का मेंबर है, भारत के रशिया के साथ में ग्लोबल कंप्रहेंसिव स्पेशल प्रिविलेज पार्टनरशिप है, अमेरिका के साथ ग्लोबल कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो हमने बैलेंसिंग किया है और सबको हम यही कहते हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, मैं मॉस्को में 7 साल काम कर चुका हूं, मुझे मालूम है अच्छी तरह से किस तरह से वहां निगोशिएशंस और डिस्कशंस होते हैं। वो हर चीज जो हम बनाना चाहते हैं वो हमसे शेयर करेंगे, लेकिन हम उसको लेंगे नहीं, हमें अगर जरूरत है तभी लेंगे, चाहे वो कहीं से भी हो। और जहां तक बात है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की, रशिया बहुत शुरू से ही हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार रहा है, लेकिन अगर हम उसको पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाए उस टेक्नोलॉजी का, तो वहां कहीं हमारे यहाँ कमियां हैं, उनको हमें देखना पड़ेगा। खाली अभी जो नई पॉलिसीज गवर्नमेंट की आई हैं वो जरूर इस तरह है कि हम किस तरह मेक इन इंडिया बनाएं, इंडिजिनस डेवलपमेंट करें, तो वो उसमें टाइम लगता है, जैसा चक्रवर्ती साहब ने भी कहा और मिस्टर राजीव ने कहा। तो मेरा मानना यह है कि हम बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं। हमें वो चीज लेना चाहिए जो हमारे देश के हित में है, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को, हमारे डिफेंस को मजबूत करेगी, चाहे वो रूस से लें, चाहे अमेरिका से लें। वो कंट्रीज जो है, ये सोचना जब हम कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम एक बहुत बड़ा मार्केट है, एटलीस्ट फॉर बिल्कुल अनिल सर, और ये वक्त बीत चुका है कि जब दोस्ती थी तो इसलिए सौदे हो रहे थे। आज दोस्ती अपनी जगह है और रक्षा जरूरतों के लिहाज से सौदे अलग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।